हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का। पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आदर्श गैस समीकरण। देखिए, आदर्श गैस समीकरण 11th क्लास में है ना, इसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, या आप किसी भी क्लास में ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि 12th क्लास में भी राउल्ट का नियम पढ़े होंगे, इसके बाद आप धनात्मक विचलन पढ़े होंगे, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पढ़े होंगे। वहां पर आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग होता है, पीवी बराबर एनआरटी। अब ये क्या चीज़ है, इसको वास्तविक में समझ लें, आदर्श गैस समीकरण कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए, थोड़ा सा पहले आपको लिखना कह दिया, आपके एग्जाम में आ गया, आदर्श गैस समीकरण क्या है सिद्ध कीजिए। तो इसको आपकी स्टार्टिंग से लिखना है कि बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण। बायल्स का नियम और चार्ल्स के नियम को संयुक्त करने पर, मतलब जोड़ने पर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बायल का नियम और चार्ल्स का नियम दोनों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट इन दोनों को संयुक्त करेंगे और इससे निकालेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो आपको लिखना है कि बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। सिंपल, जितना मैं बता रहा हूं इतना ही लिख दोगे, बराबर नंबर मिलेगा, चाहे आप 11th में हो या तो कॉलेज लेवल पे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बायल और चार्ल्स के नियम को संयुक्त करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। चलिए, अब आगे आपको लिखना है बायल का नियम। अच्छा, बायल ने बताया क्या, बायल ने बताया कि यदि किसी भी गैस का तापमान स्थिर रहे, समझ रहे ना, यदि तापमान स्थिर रहे तो निश्चित मात्रा का आयतन, जो भी गैस है उसके निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दाब के उल्टा होता है ना। किसी भी गैस का यदि ताप स्थिर रहे तो उसका जो आयतन है दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर स्टूडेंट, इसको कैसे समझोगे, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके पास यहां पर लेके चलते हैं, जैसे आपके पास एक पात्र है ना, ये पात्र है, इस पात्र में कोई गैस भरा हुआ है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। ऑलरेडी इस पिस्टन से यदि आप दाब लगाएंगे तो गैस के आयतन में कमी होगी, डेफिनेट है। यदि दाब यानी ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगी, आयतन में कमी होगी। तो बायल ने बता दिया कि जो गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है, क्या आयतन भी है, वो दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब 1/p। समझ रहे ना, यानी जितना दाब लगाएंगे आयतन में उतनी ही कमी होगी, और दाब कम करेंगे तो आयतन में उतनी वृद्धि होगी। तो बायल का नियम समझ गए कि जो बायल का नियम था किस पर संबंधित था, गैस पर था, और उन्होंने बताया था कि निश्चित मात्रा का आयतन, यानी कोई गैस है उसकी निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब की व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट। तो V प्रोपोर्शनल 1/p कर सकते हैं, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। अब इसके आगे आपको चार्ल्स के नियम को लिखना है कि चार्ल्स ने क्या बताया, गैस से ही संबंधित बताया था कि यदि गैस का दाब स्थिर कर दें, गैस का दाब क्या कर दें, स्थिर कर दें, तो उसका जो आयतन होता है परम ताप के समानुपाती होता है। अब सिंपल तरीका से आप समझें, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक गैस लेकर बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पात्र है स्टूडेंट, यदि इसके तापमान में वृद्धि करेंगे, यदि यहाँ पर गैस भरा हुआ है तो ऑलरेडी किसी भी गैस के तापमान में यदि किसी भी सहायता से हम इसको गर्म करें तो गैस जब गर्म होता है, क्या होता है, गर्म होता है तो फैलता है, ऊपर की ओर उठता है। तो डेफिनेट है जब ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। कभी भी किसी भी गैस को ले लोगे, यदि उसको गर्म करोगे तो उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी समानुपाती प्रोपोर्शनल का अर्थ यही होता है कि तापमान जितना बढ़ाओगे उसके आयतन में उतनी ही वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल T, यानी जो वॉल्यूम है, आयतन और टेम्परेचर के सीधा समानुपाती प्रोपोर्शनल है, तापमान बढ़ाने से आयतन में उतनी ही वृद्धि होती है। तो ये किसने बताया था, चार्ल्स ने बताया था। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो ये दो चीजें आपने सीख लिया। बायल ने क्या बताया था कि यदि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी, या कि दाब में कमी करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, है ना। और यहां पर चार्ल्स ने क्या बता दिया कि जो गैस का आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है, ताप बढ़ाने से गैस फैलता है, यानी गैस के आयतन में वृद्धि होती है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करके लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर तो कर दीजिए संयुक्त। तो कितना हो जाएगा, दोनों को संयुक्त करेंगे तो V प्रोपोर्शनल, देखिए यहाँ पर जो P है वो नीचे है और T यहाँ ऊपर है, तो अपन कर देंगे T/P कर देंगे,
ठीक है। अब जब भी समानुपाती हटाते हैं स्टूडेंट तो एक नियतांक लगता है जिसे समानुपातिक नियतांक या अनुपातिक नियतांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर के लगा दिए, जिसे हम समानुपाती नियतांक या स्थिरांक कह दो, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, समानुपाती नियतांक या स्थिरांक कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है या स्थिरांक है, जहाँ के एक आनुपातिक स्थिरांक है। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे कहां कहां से आ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको, बायल का नियम कि जो आयतन है वो प्रेशर के व्युत्क्रम है। इसके बाद चार्ल्स का नियम बताया। चार्ल्स ने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है, दोनों को मिला दिया। अब स्टूडेंट यहां पर जो समानुपाती हटाए तो के नियतांक लग गया। इसमें आपको थोड़ा अरेंज करना है स्टूडेंट। इसको कैसे अरेंज कर सकते हो, यदि पी को इधर ले आए तो पी भी हो जाएगा और टी को नीचे आए तो टी हो जाएगा, फिर के हो जाएगा। इतना आप लिख लीजिए और इसको आप दे दे समीकरण 3। इसको हमने अरेंज करके लिखा है क्योंकि इसके आगे हमको लगाना है अवोगाड्रो का नियम, है ना। किसका नियम, अवोगाड्रो का नियम। तो इतना आपको लिखना है कि अवोगाड्रो ने क्या बताया था कि स्थिर ताप और दाब पर, तापमान क्या रहे, स्थिर रहे और दाब भी स्थिर रहे, तब गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी जो आयतन है वो डिपेंड करेगा मोलों की संख्या पर। तो इसको सीधा आप कुछ भी कर दे स्टूडेंट, यहाँ पर सीधे करेंगे क्योंकि ये के आपका अनुपातिक नियतांक है, इसको एन के प्रोपोर्शनल कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर फिर एक नियतांक लगेगा, तो वो यहाँ पे गैस स्थिरांक या गैस नियतांक आर को रेडबर्ग नियतांक भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर लगा देंगे। फिर कुछ भी नहीं, इसको दे देंगे समीकरण 4। अब यहाँ भी के का मान, यहाँ भी के का मान, तो समीकरण 3 और 4 को अपन बराबर कर सकते हैं या समीकरण 4 से 3 में मान रख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से ऐसा लिख दें सिंपल तरीके से, समीकरण 3 व 4 से। तो आप क्या कर सकते हो, पी भी बराबर पी भी बटे टी बराबर यहाँ पर आर एन कर सकते हो। अब इसको यदि पक्षांतर कर दो तो पी भी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन है कैपिटल आर टी। यही एक आदर्श गैस समीकरण का फार्मूला निकल आया। लेकिन यदि मोलों की संख्या इकाई हो, यहाँ पर यदि एन बराबर 1 हो, है ना, यदि 1 मोल के लिए बात करें तो पी भी बराबर हो जाएगा आर टी। बस इतना कंप्लीट, इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि अब ये वीडियो आपको समझ में आ गई। छोटी सी वीडियो है लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। 11th क्लास में तो है ही है, जैसे आप 12th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आदर्श गैस समीकरण का पालन करता है राउल्ट के नियम के आधार पर, तभी तो आदर्श विलयन बनता है। वहाँ पे अनादर्श विलयन भी पढ़े होगे, धनात्मक विचलन विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन, सारी चीज़ें आपने पढ़ा, वहाँ पर आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग होता है। तो 12th क्लास में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और 11th में तो है ही, साथ में आपको ग्रेजुएशन लेवल में ये काम आएगा। इसलिए आशा और उम्मीद है इससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे आदर्श गैस समीकरण। तो चलते हैं स्टूडेंट, इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ में यदि इसका नोट्स परचेस करना है तो 100 रुपीज में कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे में पेमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात करके इसका नोट्स परचेस कर सकते हैं। सभी क्लास मतलब 11th और 12th क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स दिए जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।